गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये आपका एसएसटी चैप्टर 2, इसका ये फर्स्ट पार्ट है, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे रिसोर्सेस ऑफ इंडिया। देखिए, पहले हमने रिसोर्सेस ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि रिसोर्स का मतलब होता है स्रोत या संसाधन, ठीक है, जिसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाइन, वाटर, ठीक है, फॉरेस्ट, और आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, देखिए इस पार्ट के अंदर जो है वो मेनली एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया गया है, ठीक है। एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से कितने परसेंटेज जो है एग्रीकल्चर भारत के अंदर जो है उससे हमें इनकम प्राप्त होती है, किस तरीके से जो किसान जो है उसका यूज़ कर रहे और क्या क्या उसके बेनिफिट्स है। जो आगे लेसन में हम देखते हैं, तो देखिए आप अपने साथ में बुक रख लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा आपको समझने में, ठीक है। प्रेजेंटली द टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर इज यूज्ड इन द बोर्ड ऑफ सेंस। वर्तमान में देखा जाए तो एग्रीकल्चर जो है वो एक बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इट इज़ नॉट इंक्लूड्स कल्टीवेशन, इसके अंदर सिर्फ खेती ही नहीं बट आल्सो द फॉरेस्ट, जंगलों के बारे में बात की जाए, फिशरीज, मछली उत्पादन के बारे में बात की जाए, एनिमल रेयरिंग या पशुपालन की बात की जाए, एंड डेयरिंग यूनिट। डेयरी का मतलब होता है जहाँ पर आप दूध जो व्यापार होता है उसके बारे में बात की जा रही है। देखिए नेक्स्ट चैप्टर में आ जाइए। ओनली 11% ऑफ टोटल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड इज कल्टिवेटेड। भारत के अंदर या पूरे संसार की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 11% जो ऐसा एरिया है जिसके ऊपर जो है खेती की जाती है। ओनली वन क्रॉप, एंड इंडिया हैज़ 51% एरिया अंडर द कल्टीवेशन। ठीक है, अगर देखा जाए तो भारत के अंदर जो 51% जो भाग है जिसके अंदर जो है वो मेनली जो है वो खेती की जाती है। अब इसके अंदर देखिए भारत के अंदर जो 51% जो भाग है ना, इसके अंदर जो ऑलमोस्ट जो एरियाज है ना, वहाँ पर देखा जाए तो वहाँ पर सिर्फ एक ही टाइप की जो है खेती की जाती है। वो क्यों की जाती है, उसका रीज़न ये है कि देखिए क्लाइमेट कंडीशन है ना, वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है ना, अकॉर्डिंग टू सीजन, है ना, सीजन के अलावा सीजन के हिसाब से और क्लाइमेट के अनुसार, है ना। तो जिस तरीके से वातावरण होता है उस तरीके से जो अलग अलग तरीके से जो है खेती की जाती है, क्योंकि हर सीजन में हर प्रकार की फसल बोना पॉसिबल नहीं होता। आगे देखिए तो यहाँ पर बात की जाए अगर नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में, तो 58.2% लेबर्स ऑफ इंडिया डिपेंडेड ऑन एग्रीकल्चर फॉर their livelihood और 66% ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड। देखिए अब इन्होंने क्या बताया है कि 58.2 है ना, इतने परसेंटेज जो लोग हैं वो क्या करते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से उसके ऊपर निर्भर है, कहीं ना कहीं हम भी उस पर निर्भर है, ठीक है। और बताया गया कि 66% जो एरिया है ना, जहाँ पर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है किस लिए, खेती करने के लिए, है ना। पूरा जो 100% जो है एरिया इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसके और भी अलग अलग प्रकार के यूजर्स है। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन 56.1% इन द ग्रोस नेशनल इनकम प्रोडक्शन। देखिए आप जो ग्रोस नेशनल इनकम प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर 56.1% जो एरिया है ना, जहाँ पर जो है हमें अंतर्राष्ट्रीय जो है इससे हमें इनकम प्राप्त होती है। मतलब इतने स्थान पर जो खेती की जाती है उसका जो प्रोडक्शन होता है या जो भी फसल उसमें उगाई जाती है ना, उसको क्या कराया जाता है, उसको विदेशों में बेचकर उससे हम व्यापार करते हैं। देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, अगर इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक, आप जिससे आप पैसा कमाते हैं ना, तो आप एग्रीकल्चर इज आवर प्राइमरी ऑक्यूपेशन का मतलब व्यवसाय या बिजनेस। तो एग्रीकल्चर क्या है, ये हमारा प्राइमरी ऑक्यूपेशन है इन द इंक्लूडिंग ऑफ द बोथ कल्टीवेशन क्रॉप्स एंड एनिमल रेयरिंग, है ना। अब इसके अंदर बात की जाए कि चाहे वो फसल उगाना हो या पशुपालन हो, है ना, एनिमल रेयरिंग का मतलब है पशुपालन। कंट्रीब्यूशन एंड इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर कैन बी सीन इन इंडियन इकोनॉमी एज फेलोस। अगर देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन मतलब जो उसका योगदान है ना एग्रीकल्चर का भारत के अंदर अगर देखा जाए तो वो कुछ अलग अलग टाइप से में उसको अकॉर्डिंगली कुछ बांटा गया है। जैसे 7% पॉपुलेशन है ना, जिसका अगर बात मान ली जाए कि भारत के अंदर 2/3 ऑफ पार्ट, मतलब भारत का दूसरा या तीसरा तिहाई हिस्सा अगर माना जाए तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से किसके ऊपर डिपेंडेड है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेड है। मतलब साफ भाषा में ये कहा जा सकता है कि अगर भारत में खेती नहीं होगी तो यहाँ पर कई सारे जो लोग हैं वो भूखे मर जाएंगे, है ना। नेक्स्ट इसके अंदर दिया गया है कि 2/3 ऑफ लेबर पावर एंड द कंट्री इज इंगेज्ड इन इंडिया एग्रीकल्चर, मेनी पीपल गेट देयर एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर। देखिए अब देखा जाए तो भारत 2/3 ऑफ पार्ट मतलब एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर है। एग्रीकल्चर गिव्स अस रॉ मटेरियल फॉर क्लोथिंग। देखिए तो रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, रॉ का मतलब होता है कच्चा, है ना। जो एग्रीकल्चर जो खेती है वो हमें क्या करती है, वो कच्चा माल जो है वो हमें
प्रदान करती है ना। इस कच्चे माल से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, तो जैसे हमें कॉटन मिलता है, जूट मिलता है, सिल्क, कॉटन मतलब कपास, जूट को जूट ही बोलते हैं, सिल्क का मतलब होता है रेशम, वूल का मतलब होता है ऊन, है ना, और वुड पल्प, है ना, वुड मतलब लकड़ी जो होती है पल्प की, वो जो है हमें उससे प्राप्त होती है किसके बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए। लेदर इंडस्ट्रीज इज आल्सो बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। देखिए लेदर का मतलब होता है चमड़ा, तो जो चमड़ा उद्योग है वो भी क्या है, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेड है ना। इट इज द बेसिस ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज यूजिंग ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एज अ रॉ मटेरियल, है ना। तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज का मतलब था औद्योगिकरण, तो सारे जो औद्योगिकरण ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर डिपेंडेड है। क्यों? क्योंकि ये खेती से इनको क्या मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है, मतलब इनको कच्चा माल मिलता है। आगे देखिए, पेज चेंज कर लीजिए, पेज नंबर 20। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर एक महात्मा गांधी की कुछ लाइन्स है ना। पूरे पैराग्राफ में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। महात्मा गांधी सेड अबाउट द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड, है ना। तो महात्मा गांधी का कुछ कहना है, गुड का मतलब होता है सामान के बारे में। लाइफ डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर वेयर द एग्रीकल्चर इज नॉट बेनिफिशियल, है ना। जीवन जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर है, चाहे वो बेनिफिशियल हो या ना हो। लाइफ इटसेल्फ कुडंट बी अ बेनिफिशियल देयर, है ना। जीवन जो है वो एग्रीकल्चर नहीं है, बल्कि जीवन ही एग्रीकल्चर है, मतलब खेती जीवन नहीं है, खेती ही जीवन है, उनका ऐसा मानना है ना। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो है फसलों के बारे में दिया गया है, और उनके डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब उनको अलग अलग भागों में बांटा गया। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया, भारत के अंदर खेती को अगर बांटों में अलग अलग भागों में बांटा गया, देखो अकॉर्डिंग टू सीजन, अगर सीजन की बात करें मतलब मौसम के अनुसार बात करें, तो ये 3 भागों में होती है। सबसे पहला होता है खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप्स एंड जेड क्रॉप्स। देखिए अभी इनके नाम हैं फसलों के जो सीजन के अकॉर्डिंग बोई जाती है ना। अकॉर्डिंग टू स्टडी, अगर हम पढ़ने के अनुसार बात करें, तो पहला होता है फूड क्रॉप्स, मतलब जिनको हम खाद्यान्न पदार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा होता है कैश एंड कमर्शियल। कैश एंड कमर्शियल का मतलब होता है, देखिए कैश से अपना मतलब क्या है, कैश का मतलब होता है जिसको आप बेचकर डायरेक्ट पैसा कमा सकते हो। जैसे मान लो गेहूं, गेहूं का अगर आप उगाते हो, है ना, उसको आप संशोधित करते हो, है ना, मतलब आप उसको जौ में से बाहर निकालते हो, उसको पूरी तरीके से प्रिपेयर करते हो, भले से आप उसका आटा बनाकर ना बेचे, लेकिन डायरेक्टली आप उसको बेचकर आप उससे पैसा कमा सकते हैं ना। लेकिन अगर आप अदर चीज़ों की बात करें ना, जैसे कि ऐसी चीज़ जिसको अपन डायरेक्ट नहीं कमा सकते, उसके अंदर आपको कुछ मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको अपन इसे व्यावसायिक रूप से लेंगे, कमर्शियल रूप से लेंगे, है ना। आगे देखते हैं, देखिए तो अब यहाँ पर बात की जाए खरीफ क्रॉप की, तो देखिए अब इसके जो डिस्क्रिप्शन है ये आपको पता होना चाहिए कि खरीफ क्रॉप किसे कहते हैं, कौन से मौसम में और कब इसको उगाया जाता है, और उसका टाइम पीरियड क्या है ना। मेनली जो वैसे ही आपको एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो देखिए अब अपन खरीफ क्रॉप की बात कर लेते हैं। देखिए द क्रॉप्स विच आर शोन का मतलब था बोई जाती इन द बिगिनिंग ऑफ द रेनिंग सीजन, मतलब अभी जो बारिश का समय स्टार्ट हुआ है ना, जून जुलाई के अंदर, अगर इसके शुरुआत में समय में जो फसल को बोई जाती है ना। अब उन फसलों के नाम मैं आपको बताता हूँ, है ना, और इनका जो एंडिंग होता है वो अक्टूबर तक के होता है, दशहरा या नवंबर तक के ये जो इसका एंड होता है। इन फसलों को हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सी फसलें आती है, इसके अंदर आता है आपका राइस, चावल, ज्वार, बाजरा, मेज, मेज मतलब मक्का, सोयाबीन, शुगर केन, मिसगन्ना, कॉटन, कपास, ग्राउंडनट, मूंगफली, शीशम, शीशम को शीशम ही बोलते हैं, आर द चीफ ऑफ खरीफ क्रॉप्स, है ना। तो ये जो कुछ मेनली है जो आपकी खरीफ क्रॉप्स होती है। अब रबी क्रॉप्स की बात करें, तो देखिए इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो नवंबर, अक्टूबर नवंबर होती है ना। दशहरे तक के जो है इसके अंदर सारी बुवाई हो जाती है। इसको बिगिनिंग ऑफ सीजन्स मार्च अप्रैल में, है ना। और ये सारी जो फसल है ना, इसके अंदर जो मेनली आती है आपकी व्हीट, मतलब बोल सकते हैं अपन गेहूँ, ग्राम, चना, बार्ले, जो मस्टर्ड, सरसों एंड तंबाकू, यू नो वेरी वेल, तंबाकू तंबाकू बोलते हैं। मेन आर द रबी क्रॉप्स। जेड क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन समर स्पेशल वेजिटेबल और ग्रीन फूड आर कॉल्ड रबी क्रॉप, जेड क्रॉप। देखिए अब ऐसी जो फसलें जो मेनली जो है स्पेशली वेजिटेबल्स मतलब जो सब्जियां, और ग्रीन फूडर, है ना, मतलब जो हरे जो खाद्यान्न पदार्थ है ना, वो सारे जो है वो जेड कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका फूड क्रॉप्स। देखिए फूड क्रॉप्स क्या होता है ना, अभी इसके अंदर अभी अपन ने कुछ फसलों के बारे में पढ़ा, अब अपन बात करेंगे फूड क्रॉप्स और कैश एंड कमर्शियल वाले की। ठीक है, फूड क्रॉप्स क्या होता है, बाय फूड क्रॉप्स वी मीन द क्रॉप्स विच आर द मेन कंपोनेंट ऑफ फूड। देखिए अब फूड क्रॉप्स से मतलब ये है कि जो खासतौर पर कुछ ऐसे पदार्थ जिसको आप खाने के तरह भोजन में इस्तेमाल करते हैं, जो मेनली उसकी भूमिका निभाते हैं, जैसे कि मान लो चावल, गेहूँ, ज्वार, मेज, है ना, मक्का, बाजरा और ग्राम, चना, तूर का मतलब होता है अरहर, एंड
अदर पल्सेस आर इंक्लूडेड इन फूड क्रॉप्स। पल्स का मतलब है दालें, तो जो अलग अलग प्रकार की जो दालें हैं जिनको डायरेक्टली तरीके से आप भोजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सभी जो है आपकी फूड क्रॉप्स में आती है। अब कैश एंड कमर्शियल की बात करें, कमर्शियल को हिंदी में अपन बोलते हैं व्यवसाय। Cash and commercial crops means crops which are not used food directly but they are sold to generate cash। अब ऐसी फसलें है ना जिसको अपन भोजन की तरह इस्तेमाल तो नहीं करते, लेकिन उससे हम क्या करते हैं, उससे कैश मतलब पैसा कमाने के लिए उन फसलों का हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो जो है इसके अंदर आती है। दीज आर इंक्लूडेड है ना, जैसे कॉटन, कॉटन को हम खाते नहीं है लेकिन हम उसको बेचकर पैसा कमाते हैं, लेकिन वो भी किसका भाग है, एग्रीकल्चर का भाग है। तो ये क्या हो गया आपका केस कमर्शियल हो गया है ना। जूट हुआ, टी हुआ, कॉफी हुआ, सोयाबीन हुआ, ऑयल सीड, ऑयल सीड का मतलब होता है वो बीज जिनसे आपको तेल प्राप्त होता हो, शुगर केन, गन्ना और तंबाकू और रबर एटीसी। अब देखिए नेक्स्ट पेज चेंज कर लीजिए, पेज नंबर 29। अब इसके अंदर हमें यहाँ पर एक टेबल है ना, सारी चीज़ों को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर जो टेबल है, टेबल के अंदर जो इनके प्लेसेस के नेम दिए है ना, तो ये आपका एज अ होमवर्क आप समझ लीजिए। आप इन टेबल के जो पेजेस हैं है ना, इसके अंदर आप कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पर बोई जाती है, जैसे कि गेहूं है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान है ना, तो सिर्फ प्लेसेस के नाम है, तो आपको इन प्लेसेस के नेम को पढ़ना है, ठीक है। अब इसके अंदर एक यहाँ पर एक नया नाम है मस्टर्ड, तो मैं आपको बता दूँ मस्टर्ड का मतलब सरसों होता है। नेक्स्ट पेज चेंज कर लीजिए, पेज नंबर है 22। देखिए पेज नंबर 22 के अंदर भी इन्होंने इसके अंदर टाइप्स बताए हैं ना, नॉलेज द टाइप्स एंड मेथड ऑफ फार्मिंग थ्रू द विजिटिंग ऑफ द डेवलपिंग फार्मिंग। देखिए अब इसके अंदर आपको दो चीज़ों के बारे में बताया गया है कि पुराने समय में मतलब एशियंट प्राचीन समय में जो कार्य पद्धति थी, मतलब जिसके अंदर फसलों को उगाया जाता, तो वो क्या था, एक ओल्ड मेथड था जिसके अंदर जो है जो फसलें हैं जो हमें जिससे सब्जियां प्राप्त होना चाहिए या जो भी चीज़ें प्राप्त होना चाहिए, तो उसकी जो प्रोसेस थी वो थोड़ी सी स्लो थी। इसके अंदर हमें जिस मात्रा में जिस क्वांटिटी में जो हमें चाहिए था वो हमें प्राप्त नहीं होता है ना, तो उसके अंदर अब क्या गया, अब उसके अंदर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इसके अंदर हाई यील्डिंग वैरायटीज है ना, मतलब ऐसे बीजों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे जो फसल है वो हमें, जैसे मान लो पहले अगर आप बात करें है ना, टोमेटो की बात करें, टमाटर की बात करें, तो उसका जो साइज था वो छोटा था और कलर जो था थोड़ा सा फीका था है ना। लेकिन अब जो बात करें आप टमाटर की, तो आप देखेंगे आप उसको बड़े बड़े साइज के अंदर, इसके अंदर कलर और आपको वेराइटीज मिल जाती है। एप्पल्स आप देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के कलर और वेराइटीज मिलती है। तो ये सब क्यों होगा, ये हुआ है पॉसिबल क्योंकि बिकॉज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, क्योंकि अच्छी गुणवत्ता वाले बीज जिसके अंदर क्रॉस वेराइटीज का यूज किया जाता है और हमें एक अच्छी फसलों का जो है नमूना सामने मिलता है, जिससे आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो उतने ही समय में है ना। जितने समय में अदर फसलें उगती उतने ही समय में आप उगा कर उन्हें ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, आपको ज़्यादा उससे बेनिफिट मिल सकता है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, देखिए अब जो फार्मिंग जो होती है उसके कुछ प्रकार होते हैं ना, वो अलग अलग प्रकार से जो है खेती जो है वो की जाती है ना। तो भारत के अंदर अगर बात की जाए अपन मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के अंदर कुछ जो मेन फसलें जिसको मेनली तरीके से उगाया जाता है वो है पहले आपकी व्हीट है ना, मतलब गेहूँ, मेज, मक्का और पेड़ी है ना। तो ये कुछ ऐसी मेन जो फसलें हैं जिसको उगाया जाता है। पेड़ी को अपन अगर बोले तो इसको धान कहा जाता है। अब इनके कुछ जो है वेराइटीज़ के नाम दिए गए कि जो गेहूं है ना, अब वो उनकी क्या क्या नाम होते हैं ना, उनकी वेराइटीज़ होती है। तो गेहूं को होता है सुजाता है ना, सरबती, विदिशा और GW237, MP 4010 है ना। तो ये सब क्या है, ये उनके नाम है, आपने एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट अपन इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर कुछ फॉर्मिंग्स के तरीके, जैसा पहला है आपका जर्नल फॉर्मिंग है ना, जिससे मैंने यहाँ पर दिया रखा। नेक्स्ट है आपका पहला है जनरल फार्मिंग। अब जनरल फार्मिंग क्या होता है, when an agriculture farm is organized such a way its land is used for the production different crops as agriculture based or occupation। जनरल फार्मिंग वो होता है जहाँ पर जमीन जो है वो अलग अलग सीजन के अनुसार जहाँ पर खेती की जाती है और उस जमीन का इस्तेमाल किया जाता है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए। स्पेसिफिक फार्मिंग, देखिए स्पेसिफिक फार्मिंग वो होता है जहाँ पर पूरी जमीन का इस्तेमाल 50% से ज़्यादा जो है पूरी ज़मीन का इस्तेमाल जो है वो एक ही प्रकार की फसल को उगाने के लिए किया जाता है, जिससे जो किसान है उसको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 50% ऑफ जो है बेनिफिट मिलता है एक ही फसल से उसको बेचकर है ना। मतलब वो अलग अलग क्रॉप्स को नहीं उगाते, वो पूरी ज़मीन में एक ही क्रॉप को उगाते हैं, एक ही फसल को उगाते हैं और उससे वो 50% जो है बेनिफिट लेते हैं। अब मिक्सड
मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, मिक्स्ड फार्मिंग में होता है कि जो पूरी जमीन का जो हिस्सा है उसके अंदर फसलों को उगाया जाता है ना, और अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, जैसे मान लो 10% और 49% जो है उसमें अलग अलग प्रकार की फसलों को उगाया जाता है, जिससे हमें 10 to 49% जो है उससे हमें बेनिफिट मिलता है, तो इसको अपन बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। नेक्स्ट होता है इरिगेटेड फार्मिंग। देखिए इरिगेटेड फार्मिंग क्या होता है, ऐसी किसान खेती है ना, ऐसी फसलों को उगाया जाता है जहाँ पर किसी चीज का इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि मान लो कि वेल्स का इस्तेमाल किया जाए, कुओं का इस्तेमाल किया जाए, ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल किया जाए, कैनल्स का इस्तेमाल किया जाए, है ना, नहरों का इस्तेमाल किया जाए, तो ये जो सोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है ये सारी जो है वो इरिगेटेड फार्मिंग के अंदर आती है। सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग, देखिए सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग क्या होता है ना, तो सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग की बात की जाए तो यहाँ पर जो खेती है उसको अलग अलग सिस्टम्स, मतलब अलग अलग तरीकों से जो है उसको यूज किया है। जैसे पहला, the system of farming can be classified on the basis of method agriculture applied the ownership on land, and this is the based on economic and social activity, it is called the system of farming। मतलब जहाँ पर जो किसान हैं है ना, उनको खेती करने के लिए एक तरीका इस्तेमाल किया जाना पड़े कि पर्टिकुलर वे से आप जो है आप वहाँ पर खेती करेंगे, है ना, तो जो खेती करने का जो तरीका होता है उसको अपन बोलते हैं सिस्टम ऑफ फार्मिंग। देखिए पहला होता है इंडिविजुअल फार्मिंग। इंडिविजुअल फार्मिंग अगर आप एग्जांपल मान लें कि भाई मैं किसान हूँ, है ना, मेरे पास कोई सी ज़मीन है, तो मैं पर्टिकुलरली उस ज़मीन के ऊपर मैं उसके ऊपर जो भी फसल लगाता हूँ तो उसका क्या है, सीधा सीधा बेनिफिट मुझे मिलता है अगर मैं उससे बेचता हूँ, तो इसको अपन बोलते हैं इंडिविजुअल फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग मतलब क्या होता है, कलेक्टिव फार्मिंग वो सिस्टम है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर ना के मेरे द्वारा बल्कि मैं एक कमेटी बनाता हूँ, उस कमेटी का मैं एक सदस्य हूँ ना, हम सभी लोग मिलकर क्या करते हैं, खेती करते हैं, हम फिर लोग उससे डिसाइड करते हैं कि उस फसल को किस भाव में या किस हिसाब से उसको बेचना चाहिए, इसको अपन बोलते हैं कलेक्टिव फार्मिंग। तीसरा होता है कोऑपरेटिव फार्मिंग। देखिए कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है, कोऑपरेटिव फार्मिंग वो फार्मिंग का तरीका होता है जिसके अंदर आप एक कमेटी के द्वारा एक दूसरी कमेटी को ऐड करते हैं, मतलब एक यहाँ पर 4-5 मेंबर है, यहाँ पर 4-5 मेंबर है, ये सभी लोग जो मिलकर क्या करते हैं, एक नया फार्मिंग का तरीका निकालते हैं ना। इसके अंदर कुछ 4 टाइप्स दिए हैं कि कोऑपरेटिव फार्मिंग में किस प्रकार की फार्मिंग जो होती है। पहला होता है कोऑपरेटिव सुपर फार्मिंग, दूसरा होता है गवर्नमेंट ज्वाइंट फार्मिंग जहाँ पर गवर्नमेंट सहायता करती है, कोऑपरेटिव है ना काश्तकारी फार्मिंग, और दूसरा होता है कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग। ये कुछ फार्मिंग के टाइप्स है, मेनली जो है इनमें से सिर्फ इनके नाम और उनके डिस्क्रिप्शन आते हैं एग्जाम में। गवर्नमेंट फार्मिंग, गवर्नमेंट फार्मिंग क्या होता है, देखिए नाम से समझ में आ रहा है कि जिसके अंदर गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो आपकी खेती का मैनेजमेंट करते हैं, मतलब वो देखरेख करने आते हैं कि भाई आपने क्या उगाया है, कितने समय में पक जाएगा, क्या कितना हमें इससे बेनिफिट होगा, ये वगैरह वगैरह। एंड कैपिटल फार्मिंग, कैपिटल फार्मिंग क्या होता है, अंडर दिस सिस्टम ऑफ फार्मिंग द लैंड ओनर्स, लैंड ओनर्स मतलब जो जमीन का मालिक है, इन्वेस्ट कैपिटल फार्मिंग द मैनेजमेंट फॉर्म्स इज डन बाय द रियलाइज्ड मैनेजर। देखिए तो यहाँ पर क्या होता है, फार्मिंग के अंदर किसी मैनेजर को वहाँ पर हायर्ड किया जाता है, वो जो मैनेजर है वो आपकी देखरेख करता है, आपकी जो भी पर्टिकुलर फसल बोई जाती है उसके लिए, उसको अपन कैपिटल फार्मिंग कहते हैं। और देखिए कंट्रीब्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज इन द एग्रीकल्चर ऑफ द डेवलपमेंट। अब इसके अंदर जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो रिवोल्यूशंस वाले क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में आता है। 5 मार्क्स का मतलब एक ही क्वेश्चन आता है ना, अब इनमें से कोई सी भी एक रिवोल्यूशंस के बारे में पूछते हैं कि डिस्क्राइब द ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन और पिंक रिवोल्यूशन, है ना, तो आपको उसके अंदर रिवोल्यूशंस के बारे में बताना था कि रिवोल्यूशन क्या, तो रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो रिवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, है ना। अब क्रांति से क्या मतलब है, क्रांति से ये मतलब है कि गवर्नमेंट ने समय समय अनुसार जो है कुछ पर्टिकुलर कदम उठाए थे किसके अंदर, ताकि ये जो चीजें हैं इसके अंदर उसको बढ़ोतरी मिल सके, ताकि इनके प्रोडक्शन को अपन ज्यादा कर सके। देखिए पहली बात की जाए ग्रीन रिवोल्यूशन की, तो ये आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको जब भी एग्जाम में आए तो आप उसको लिख सके, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन मीन्स रैपिड इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब ये है, रैपिड का मतलब है तेजी से, है ना, तो ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब ये है कि तेजी से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर बढ़ोतरी होना बाय यूज सीड्स ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज। हाई यील्डिंग वैरायटीज मैंने अभी आपको बताया, जिससे वो मतलब जो फसल है वो ज्यादा पैदा हो, उसकी गुणवत्ता अच्छी हो। केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर मतलब केमिकल उर्वरक का यूज करना, एंड न्यू टेक्नोलॉजी, और नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ताकि जो फसल है वो ज्यादा अच्छी उगे। देखिए अब इसके अंदर उसके कुछ उन्होंने पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला है यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज, मतलब अच्छी उपज वाले बीजों का इस्तेमाल करना। केमिकल फर्टिलाइजर, है ना, केमिकल उर्वरक का इस्तेमाल करना। यूज पेस्टिसाइड्स, देखिए पेस्टिसाइड्स का मतलब था कीटनाशक, है ना, अगर फसल में आप कीटनाशक नहीं डालेंगे तो क्या होगा कि फसल को जो है वो कीड़े खा जाएंगे और ऑब्वियसली आपको नुकसान होगा।
एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरीज टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। देखिए अब अलग अलग प्रकार के एग्रीकल्चर टूल्स का इस्तेमाल करना, जैसे मान लो ट्रैक्टर हो गया है ना, या आप हल का पहले हल का यूज़ किया जाता है ना, ट्रैक्टर के ऊपर जो है वो इस तरीके से बांध कर जो है अलग अलग प्रकार की मशीनें उनका इस्तेमाल किया जाता है। जेसीबी का कहीं कहीं इस्तेमाल करते हैं नाली है बांधने के लिए, या और भी बहुत सारी सी मशीन है, आपको अच्छे से पता होगा जो किसान लोग हैं ना, कि अलग अलग प्रकार के जो टूल्स और इम्प्लीमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि खेती को जो है और ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जा सके। एक्सटेंशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इरीगेशन ऑफ द प्रोडक्शन। देखिए आप स्मॉल जो छोटे और जो क्या होता है नए तरीके से, आप देखिए पानी जो है हमेशा हर समय उपस्थित नहीं होता। जैसे कि जो बारिश का पानी है वो खेती के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तो वो क्या करते हैं, एक बड़ा सा गड्ढा खोदा जाता है ज़मीन के अंदर, उसके ऊपर एक पाल डाल दी जाती है ना, और सारा जो पानी जो है बारिश का उस गड्ढे के अंदर एकत्रित किया जाता है ना, और जब बारिश नहीं होती तो उस समय फिर वो क्या करते हैं, वेल से ट्यूबवेल से जो भी है पंप का यूज़ करते हुए फिर उस पानी को जो है वो क्या करते हैं खेत के अंदर डाल देते हैं, जिससे जो फसल है वो अच्छी उत्पादक क्षमता वाली हो, है ना। तो इस तरीके से छोटे छोटे कुछ प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिससे जो है वो फसल की जो उत्पादक क्षमता है उसको बढ़ाया जा सके। यूज़ न्यू टेक्निक फॉर द सोशल सॉइल इरोजन। देखिए सॉइल कंजर्वेशन से मिट्टी को बचाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। कंजर्वेशन का मतलब था बचाना। इन्फ्लेक्शन ऑफ सपोर्ट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर। इन्फ्लेक्शन है ना, निर्धारण करना, मतलब जो प्राइस होते हैं ना, जो भी आप फसल उगाते हैं तो उसको एक फिक्स प्राइस करना कि भाई हमारी लागत इतनी है और इसके ऊपर हमें इतना बेनिफिट मिलेगा तो हम इससे इतना पैसा कमा लेंगे। इंक्रीजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड सॉइल टेस्टिंग। इंक्रीजमेंट करना मतलब प्रोत्साहित करना लोगों को ताकि वो सॉइल टेस्टिंग करें। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि मिट्टी जो है वो बार बार समय में फसलों को उगाने से उसकी जो गुणवत्ता है ना, मतलब जो उसकी उत्पादक क्षमता है वो कम हो जाती है, तो उसके लिए सॉइल टेस्टिंग होती है ना, जिससे ये पता लगाया जा सके कि भाई मिट्टी के अंदर किस चीज़ की मात्रा कमी है, ताकि उसके अंदर वो पर्टिकुलर जो खाद है वो डालकर उसकी मात्रा को बढ़ाया जा सके ताकि उसमें फसल का जो उत्पादन वो बहुत अच्छे से हो सके। टू इम्प्रूव गुड फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, है ना, एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्शन है उसकी मार्केटिंग को इम्प्रूवमेंट किया जा सके ताकि उसके जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट में कीमत अच्छी मिले। एक्सटेंशन ऑफ फाइनेंस एंड लोन फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर, है ना, फाइनेंशियल लोन प्रदान करना ताकि जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है उससे जो है किसान को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो, क्योंकि हर व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इतनी बड़ी फसल को उसकी जो सारी लागत है वो खुद बियर कर सके, इसलिए वो क्या करते हैं उसके लिए पर्सनल लोन लेते हैं ना, जो गवर्नमेंट खुद उनको प्रोवाइड करती है जिससे आप अच्छी मात्रा में खेती कर सके। व्हाइट रिवोल्यूशन। देखिए व्हाइट रिवोल्यूशन क्या है, इसको आप पढ़ लीजिए। व्हाइट रिवोल्यूशन इज क्लोजली रिलेटेड टू एनिमल रेडिंग। व्हाइट रिवोल्यूशन जो है वो क्लोजली रिलेटेड मतलब संबंधित है, किससे संबंधित है, एनिमल रेडिंग पशुपालन से। व्हाइट रिवोल्यूशन मीन्स इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन रूरल एरियाज। व्हाइट रिवोल्यूशन किससे किससे संबंधित है, व्हाइट रिवोल्यूशन का मेन उद्देश्य था कि ये क्या करेगी, ये गाँव के अंदर जाकर लोगों को ये समझाएगी कि जो जानवर जो दूध देते हैं ना वो कितने ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपको उससे अच्छा पैसा आप कमा सकते हो, और उसी का परिणाम है कि आपको अलग अलग स्थानों पर अभी आपको डेयरीज देखने को मिलती है ना, ये इसका परिणाम है व्हाइट रिवोल्यूशन का। बात करें येलो रिवोल्यूशन की, देखिए अगर आपको ये समझ में नहीं आता ना तो क्या आप नाम से भी समझ सकते हो कि भाई ग्रीन की बात की जाए तो ये सब्जियों के लिए है, व्हाइट की बात की जाए तो ये दूध के लिए है ना, येलो की बात की जाए तो ये येलो क्या होता है, तेल होता है, तो स्वाभाविक बात है ये किसके लिए हो गया, ऑयल सीड्स के लिए हो गया, है ना। ब्लू की बात की जाए तो ब्लू क्या होता है, पानी होता है, मतलब मछली उत्पादन के लिए हो गया। पिंक का क्या होता है, विटामिन की बात की जाए तो ये उनके लिए हो गया, है ना। तो आप नाम से भी इनको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। अब बात करते हैं येलो की, तो येलो क्या है, येलो का जो मेनली जो प्रोडक्शन है ना, इसके ऊपर ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किया गया था एलिजिबल ऑयल्स के ऊपर, मतलब जो खाद्यान्न पदार्थ के अंदर जो बीज होते हैं, जैसे वालों मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, है ना, तो इनकी जो बढ़ोतरी ज़्यादा हो, इसकी जो लोग ज़्यादा खेती करें, उसके बारे में जो है अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम चलाए गए, लोगों को प्रोत्साहित किया गया। ब्लू रिवोल्यूशन की बात करें तो देखिए ब्लू रिवोल्यूशन का मेन मैंने अभी आपको बताया, प्रोग्रेस इन द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन फिशरीज सेक्टर्स इन द कंट्री कॉल्ड ब्लू रिवोल्यूशन। इंडिया वर्ल्ड द हाईएस्ट थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूशन ऑफ फिशरीज। देखिए अगर बात की जाए भारत की, तो भारत जो है वो पूरे संसार के अंदर मछली उत्पादन के मामले में जो है इसका हमें तीसरे नंबर पर नाम आता है। देखिए जो फिशरीज है मतलब जो मछली उत्पादन ये भी किस में आता है, ये एग्रीकल्चर का हिस्सा है ना। नेक्स्ट बात की जाए अगर पिंक रिवोल्यूशन की, तो नेचुरल मिनरल्स एंड विटामिन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इनहेंस द रेसिडेंस कैपेसिटी इन द बॉडी। इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना। तो अगर बात की जाए विटामिन की और मिनरल्स की, तो हमारे बॉडी के अंदर जो हमारी कैपेसिटी है उसको बढ़ाती है ना, इसलिए जो है
इसकी गुणवत्ता के ऊपर ज़्यादा जो है जोर देगा। विटामिन में क्या क्या चीज़ आती है, जैसे मान लो एप्पल, मैंगो, बनाना, कोकोनट, पाइनएप्पल, कैश्यू नट मतलब काजू, है ना, ऑरेंजेस, लेमन, नींबू और आमंड, बादाम, है ना। इन सभी की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, मतलब इनकी गुणवत्ता को लोग ज़्यादा बढ़ाएं, इनका लोग ज़्यादा इस्तेमाल करें, इसलिए जो है इन सारे प्रोडक्शन की जो गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इसके ऊपर जोर दिया गया। तो मेन रिवोल्यूशंस का मतलब यही था कि अलग अलग क्रांति हुई ताकि इससे जो है लोगों को इसके बारे में शिक्षा दी जा सके, उनको समझाया जा सके और ताकि उसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। तो देखिए ये आपका चैप्टर 2 का लेक्चर 1 है। अब इसके अंदर आपको कोई दिक्कत होती हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।